खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आज कुछ बड़ी खबरें आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचेंगी। मुल्क भर के साथ साथ गजा पट्टी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन वहां पर एग्जैक्टली क्या है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर वार्निंग्स, हमलों और इलाकों को खाली करने की जारी है और धमकियाँ इस वक्त सेहूनी फोर्सेज की जानिब से, अफवाज की जानिब से दी जा रही है। IDF जो कार्रवाइयाँ कर रहा है और इसमें अभी तक मरने वाले लोगों की तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई है। इस पर बात करेंगे और दीगर कुछ मौज़ूआत भी है। जिस्मानी तौर ख़ास या जो माजूर अफराद हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो परेशानी में इन दिनों मुब्तला हैं, उस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ आज सलामती सूरत हाल पर भी एक नज़र जम्मू कश्मीर के अंदर दौड़ाएंगे, जहाँ 24 घंटों में 2 नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें एक कीमती जान चली गई है। लेकिन साथ साथ टॉप 5 फॉर्मेट भी हमें याद रखना होता है और तय फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले वो 5 खबरें आपके सामने रखेंगे जो आज इब्तदाई तौर पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं, या सबसे ज़्यादा जिन पर लोगों की तवज्जो जा रही है, सबसे ज़्यादा जिन पर आप लोग पढ़ और देखने के बाद अपना फीडबैक या तासुरात पेश कर रहे हैं। तो टॉप 5 में पहली खबर बात इजराइल की जानिब से जो हो रही बमबारी है उस पर बात करेंगे और तबाह इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान भी इर्द गिर्द बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में मजीद सैकड़ों फलस्तीनी अपनी जान गंवा बैठे हैं और इस तरीके से मरने वालों की तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई है। इजराइल की जानिब से गजा में इस वहशियाना बमबारी के बीच हाल ही में गजा के तुर्किश अस्पताल में बमबारी से जब तबाही देखने को मिली थी, वहीं आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सेहूनी अफवाज के अस्पताल पर होने वाले ताज़ा हमले में 500 से ज़्यादा फलस्तीनी जाँ बहक और 600 से जायद जख्मी हुए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से गजा के तुर्किश अस्पताल में बमबारी से तबाही देखने को मिली। यही नहीं, इजराइल ने गजा का दूसरा बड़ा अल कुद्स अस्पताल फौरी तौर खाली करने की धमकी दे दी है और बताया गया है कि इजराइल की जानिब से गजा के दूसरे बड़े अल कुद्स अस्पताल को किसी भी वक्त निशाना बनाए जाने का खतरा है। वहीं गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट से भी बताती हैं कि बमबारी के बीच उठने वाले बारूद और धुएं से जख्मियों और पनाह लेने वालों का दम घुटने लगा है। यहाँ पर अमवात का खदशा बढ़ रहा है। अल कुद्स अस्पताल में 14,000 अफराद मौजूद हैं। बच्चों और औरतों से पूरे कॉरिडोर भरे हुए हैं और रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि 7 अक्टूबर से जो गजा में इजरायली जारहियत जारी है, 47 मसाजिद और 7 चर्च भी या गिरजाघर तबाह हुए हैं, जबकि इजरायली फौज ने 203 स्कूल और 80 से ज़ायद सरकारी दफातर को तबाह किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले जो इदारे हैं उनका ये मानना है कि एक बार फिर बराह रास्त रफ़ा गजा में 33 ट्रक इमदादी सामान लेकर दाखिल तो हुए हैं। पानी, खाना और तिब्बी सामान या सहूलियात तो पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन 21 अक्टूबर से गजा में जाने वाली इमदाद जो सबसे बड़ी अब तक की इमदाद है, कुछ एक इलाकों में लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इन सब के बीच में गजा में ज़मीनी कार्रवाई हो, जंग आगे बढ़े। अमेरिका का बयान आया है। कमला हैरिस जो नायब सदर हैं अमेरिका की, उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई उनका इरादा नहीं है कि वो इस तरह के सपोर्ट या गजा के अंदर ग्राउंड इन्वेजन को इसके बाद भी हिमायत करेंगे, क्योंकि इंसानी बहरान की तरफ हम जा सकते हैं। दूसरी खबर भी इसी के आसपास, क्योंकि कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इजराइल गजा तनाज़ा खत्म करने के बाद या इंसानियत का वास्ता देते हुए जंगबंदी का मुतालबा किया। वेटिकन के अंदर तकरीब से खिताब करते हुए कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस कह रहे थे कि कमजोरों को बर्बाद करना, भाईचारे को खराब करना संगीन गुनाह है और पोप फ्रांसिस के मुताबिक जंग हमेशा शिकस्त होती है। इंसानियत के वास्ते जंगबंदी की जाए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने भी गजा की सूरत हाल को मायूस कुन करार दिया है और उनके मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे के बजाय इजराइल ने फौरी कार्रवाई तेज कर दी है, जो कि अफसोसनाक है। हमास और या जो बाकी इलाके हैं, यहाँ पर ज़मीनी कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ाई जाएगी, इंसानी बहरान से पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। लिहाजा जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है और जोर पकड़ रहा है। यही वजह है कि पोप फ्रांसिस ने भी मुतालबा कर दिया है कि ये तमाम इंसानियत के लिए या पूरी आलम इंसानियत के लिए शिकस्त है, लिहाजा इसको रोका जाए। तीसरी खबर आपको बताते हैं, बात पुलिस के जवानों की। कल से खबर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी या सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही थी और इसके मुतालिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी वजाहत कर दी है और यूपी हुकूमत ने पुलिस एहलकारों के रिटायरमेंट को लेकर बड़ा फैसला किया है कि 50 साल की उम्र से तजावुज़ करने वाले पुलिस एहलकारों की लाजमी सब्दोशी या रिटायरमेंट के लिए स्क्रीनिंग के हवाले से एक ऑर्डर जारी हुआ है। किसी दूसरी रियासत या यूटी के अंदर ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पुलिस एहलकारों की स्क्रीनिंग और उन्हें लाजमी रिटायरमेंट देने का अमल शुरू कर दिया। एडीजीपी एस्टैब्लिशमेंट संजय सिंघल की जानिब से तमाम आईजी रेंज, इसके अलावा एडीजी जोन्स, तमाम 7 पुलिस कमिश्नर हैं, उनके साथ साथ तमाम पुलिस महकमों को अहकामात भी जारी कर दिए हैं और ये कहा गया है कि 50 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले पुलिस एहलकारों का रिकॉर्ड चेक किया जाए। ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के बाद लाजमी रिटायरमेंट दी जाए। ऐसे पुलिस एहलकारों की फहरिस्त 30 नवंबर तक देने के अहकामात जारी किए गए हैं।
पुलिस एहलकारों की फहरिस्त 20 नवंबर तक पीएसी को भिजवाने का हुक्म दिया गया है। इस ऑर्डर के मुताबिक जो एहलकार 31 मार्च 2023 को 50 साल या इससे जायद की उम्र मुकम्मल कर चुके हैं, उनकी लाजमी रिटायरमेंट के लिए स्क्रीनिंग का अमल कवायद के मुताबिक मुकम्मल होगा। इतना ही नहीं, जिनका नाम करप्शन वाले केसेस में होगा, तमाम अफसरान जो मुकर्रर तारीख तक लाजमी रिटायरमेंट लेने वाले पुलिस एहलकारों की फहरिस्त हेडक्वार्टर को भिजवाएंगे। और ख़राब कारकर्दगी किसी की है, कोई करप्ट है, किसी का तर्ज अमल ख़राब है, या वो काम जो सरकारी कामकाज होता है उसके मुखालिफ वो काम कर रहा है, पॉलिसीज़ के मुखालिफ काम कर रहा है, तो सालाना खुफिया रिपोर्ट तैयार की जाती है जिस बेस पर इन एहलकारों को रिटायर करने की तैयारी है। बहरहाल ये सिर्फ फैसला अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। आने वाले दिनों के अंदर मुमकिन है कि बाकी स्टेट्स, बाकी यूटीज भी इस तरह के किसी फैसले पर गौर खौज कर सकती हैं। चौथी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बताते हैं। शुमाली सरहदों पर कार्रवाइयां जारी हैं और मुश्तरका ऑपरेशन चल रहे हैं। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के बाद पिछले दिनों आपको याद होगा कि 5 मिलिटेंटों को मारे जाने के बाद जो ऑपरेशन हुआ था, 4 रोज बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने कल यानी एक बार फिर से एतवार के रोज कुपवाड़ा जिले में दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बनाया और यह ऑपरेशन आज पीर को यानी दूसरे दिन भी जारी रहा। समाजी राब्ता का एक्स पर एक बयान जारी करते हुए कश्मीर जोन पुलिस के तर्जुमान की तरफ से कहा गया कि कल शुरू होने वाले एक मुश्तरका ऑपरेशन में फौज और कुपवाड़ा पुलिस ने केरन सेक्टर में जमगुंड इलाके में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया, जिसमें 1 मिलिटेंट मारा गया, जबकि इलाके में सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। पिछले 5 दिनों के दौरान 5 मिलिटेंटों की हलाकत हुई, जबकि 29 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की जानिब से मुश्तरका तौर ये तलाशी ऑपरेशन जो शुरू किया गया था, आखिरी इतलात मिलने तक जमगुंड यानी मत्सिल सेक्टर के अंदर आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इसी बरस जुलाई या मई के महीने में भी इसी तरीके से हमने देखा कि कई तसादुम आराइयों के दौरान गैर मुल्की मिलिटेंट मारे गए और इस बार भी गैर मुल्कियों के या दरअंदाजी के जो वाकयात हैं वो तेजी के साथ, जैसे हम 2024 की तरफ जा रहे हैं, बढ़ने लगे हैं और यही वजह है कि ऑपरेशंस में तेजी लाई गई है। 5वीं खबर आपको ये भी सरहद से, क्योंकि सरहद पार फायरिंग के पेश नजर जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल से 5 किलोमीटर के दायरे में पटाखों की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। एक ऑर्डर जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है और अगले अहकामात तक जारी रहेगा। ईडीसी हरविंदर सिंह की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक अक्सर ये देखा गया है कि शादियों के सीजन में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की जाती है। बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब आतिशबाजी बाज़ औक़ात सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान उलझन पैदा करती है और सरहद पर फायरिंग के खदशे के पेश नज़र मकामी जो लोग हैं, देहाती हैं, वो खौफ व हरास की सूरत हाल में जीने पर मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से अगर इसे न रोका गया तो आवाम में खौफ की फिजा कायम हो जाएगी और इसके अलावा सिक्योरिटी की सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। यही वजह है कि इसके पेश नज़र इंतजामिया ने दफ़ा 144 के तहत पटाखों की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और जान लें कि दिवाली भी करीब है तो पटाखों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। 17 और 26 अक्टूबर को गोलीबारी सरहद पर हुई तो किसी तरह का क्योस और कन्फ्यूजन ना हो। शादी बारात के दौरान भी अपने घरों से बहुत सारे लोग जो हैं आतिशबाजी में मसरूफ नजर आते हैं और सरहद के पास वाले इलाके हैं उस बेल्ट में कई बार ये पटाखे या जो खुशी के लम्हात हैं त्योहारों के मौसम में, शादियों के सीजन में परेशानी का सबब बन सकते हैं, बाइस तशवीश बन सकते हैं और फायरिंग दोनों तरफ से फिर से शुरू हो सकती है, जिससे लोग नकल मकानी करने पर मजबूर ना हो। इसके लिए इंतजामिया ने फिलहाल 5 किलोमीटर के दायरे पर न सिर्फ कोई पटाखे लाएगा बल्कि साथ साथ इनके इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ये 5 बड़ी खबरें जो टॉप 5 में आपके सामने तय फॉर्मेट के मुताबिक हमने रखी हैं। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में आज सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे जो एक खास तबका होता है, दिव्यांग कह लीजिए, विकलांग कह लीजिए। सरकारी सतह पर इनको नाम तब्दील करके एक बार फिर से बाख्तियार बनाने की कोशिशें हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर माजूर अफराद बेबस नजर आ रहे हैं। जो हैंडीकैप्ड हैं वो परेशान हैं। कई माह से इन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है और न सिर्फ सरकारी जो 1000 पेंशन मिलती है उसके लिए मजबूर हैं, बल्कि जो मुअम्मर अफराद हैं दफातर के बाहर चक्कर काटने पर या इस वक्त बार बार इंतजामिया की जानिब से, हालांकि ऑनलाइन कई चीज़ें शुरू की गई हैं लेकिन इसके बावजूद भी मुश्किलात पेश आ रही हैं और एक बार फिर से वेरिफिकेशन के नाम पे मुतअद्दिद इलाकों के अंदर लोग परेशान नजर आए। एक तो ये जो तनख्वाह का मसला है, दूसरा जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि सरकार ने एक प्लान बनाया था, उस प्लान के मुताबिक माजूर अफराद बेबस नजर ना आए, परेशान ना हो, इसके लिए आपको याद होगा कि 4% रिजर्वेशन की एक पॉलिसी भी हुकूमत की जानिब से तरतीब दी गई थी।
रिजर्वेशन के तहत जिस्मानी तौर जो खास अफराद हैं उनको सरकारी नौकरियां फराहम करने के सरकारी दावे जो हुकूमती सतह पर हुए थे वो भी सराब साबित होते नजर आए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में माजूर अफराद को बाख्तियार बनाने के मकसद से मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए हैं, स्कीमें मुरतब की गई हैं, लेकिन इनका नफाज अमलाया नहीं गया है। कई अफराद अपनों पर बोझ बन चुके हैं, कई एक सरकारी इमदाद की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन हर तरफ से सरकार इन्हें नजरअंदाज कर रही है। और जम्मू कश्मीर में 2,04,834 मर्द माजूर अफराद हैं, जिनमें 1,03,730 ख्वानदा हैं। इसी तरीके से 1,56,319 खवातीन हैं, 47,239 ख्वानदा हैं और इसके अलावा 27,939 माजूर बच्चे हैं। यह आदाद-ओ-शुमार जो आपके सामने रखना जरूरी था। पूरी यूटी के अंदर मौजूदा दौर में देखेंगे तो 8,207 माजूर मर्द ग्रेजुएट्स हैं, यानी पढ़े लिखे हैं। 3,584 खवातीन माजूर हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। तमाम अफराद अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। और यहाँ पर यह भी याद दिलाना ज़रूरी है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB की जानिब से पिछले कई वर्षों से दर्जा चाहरम की जो 8,000 से ज़ायद असामियों को पुर करने के लिए इकदाम किए गए, इन असामियों में से 320 अफराद जिस्मानी तौर नाखिज थे जो खुसूसी ज़ुमरे के तहत मुंतखब किए गए थे। और इन 320 मुंतखब अफराद को रोजगार फराहम करने के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरे इदारों का भी इंतखाब किया गया। लेकिन अभी भी 6 अफराद जो आंखों से महरूम हैं, जिनको इस वक्त शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन नौकरियां बाद में जिन पर रोक लगा दी गई। आंखों से महरूम एक उम्मीदवार जो पिछले दिनों हमें बता भी रहे थे कि 26 जून 2020 को सरकार ने नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी की थी और आखिरी तारीख 28 अगस्त 2020 रखी थी, जबकि इम्तिहान 27, 28 और 1 मार्च 2021 को लिया था। और इसके बाद नवंबर 2021 में दस्तावेजात की वेरिफिकेशन भी हुई। ये मामलात 1 जुलाई 2022 को हमने देखा कि प्रोविजन लिस्ट जो थी वो भी मंजर आम पर आई, लेकिन नाम दर्ज था। अगस्त 2022 को सरकारी सतह पर एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें कहा गया कि महकमा जात का इंतखाब करें जिसको जहां पर आपको तैनात किया जा सकता है। ये तो उन लोगों की बात हो रही है जो माजूर अफराद हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी न किसी तरीके से तालीम हासिल की है, लेकिन मुश्किलात इस वक्त रोजगार के हवाले से हैं। लेकिन साथ साथ जो अहम तरीन मसला है, कमिश्नर फॉर पेंशन विद डिसेबिलिटीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जम्मू कश्मीर, मुतालबा इस वक्त मुतलका दफातर से, अथॉरिटीज से, मुतलका हुकाम से किया जा रहा है कि 4% रिजर्वेशन पर फोकस तो आप करें ही, लेकिन कम से कम ये जो 1,000 रुपए का की जो पेंशन आप माहाना देते हैं उसमें भी अगर आप ताखीर करेंगे, वो भी आप अपने लेवल पर जो खामियां हैं उसकी वजह से लोगों तक ताखीर से पहुंचाएंगे, तो फिर इन परेशानियों के बाद अगला कदम क्या होगा ये भी डिसाइड करना जो है अब वो डिपेंड करता है इन तमाम लोगों पर। इसी ताल्लुक से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं मोहम्मद फरीद मलिक साहब, हमें ज्वाइन किए हैं। पीर पंचाल अवामी डेवलपमेंट फोरम के ये चेयरपर्सन हैं, सरबराह हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो जिस्मानी तौर ख़ास अफराद हैं उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करते रहे हैं। और पीर पंचाल के अंदर या फिर जम्मू सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा ये सुर्खियों में जब जब माजूर अफराद रहे हैं उस वक्त रहे हैं। फरीद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम 5 के पंच में। इससे पहले कि मैं नौकरियों के या रिजर्वेशन के मामलात पर बात करूं, पहले तो ये बताइएगा, ये पेंशन 4-4, 5-5, 6-6 महीनों से नहीं मिल रही है, यहाँ मसला क्या है? स्कूटीज तो दी जा रही हैं, हम देख रहे हैं कि जहां पर ट्राईसाइकिल्स की ज़रूरत है वो भी फराहम की जाती हैं, लेकिन उससे पेट तो इन लोगों का नहीं भरने वाला है जिनकी तादाद हज़ारों में और पीर पंचाल के अंदर भी एक बड़ी अच्छी खासी तादाद है। इस वक्त क्या बुनियादी मामलात हैं जो हम ये माने कि ताखीर हो रही है, जो पेंशन वक्त पर लोगों को नहीं मिल रही है, 1,000 रुपये भी उन पर वक्त पर शायद पहुंचना एक तरह से बोझ बन गया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में ऐसा है कि 2 सालों से हम जो महकमा सोशल वेलफेयर हमारे लिए खास करके माजूरीन तबके के लिए एक हमदर्दी के तौर पर पेश होता था, आज हम इस नौबत तक पहुंच गए हैं कि हमारी 1 साल से तकरीबन वेरिफिकेशन जो है वो लगातार 1-2 सालों से चल रही है। ये वेरिफिकेशन का बहाना बनाकर वो माजूर भी इस वक्त परेशान है जिन्होंने वेरिफिकेशन करवा लिया। और आपको मैं बताता चलूं कि हमें 6 और 7 महीने से हमारे लोगों को पेंशन नहीं मिली। जिन लोगों का जी ये बात है कि जहाँ पर हमें वेरिफिकेशन के लिए बोला गया, हमारे लोगों ने वेरिफिकेशन करवाई, अंदाजा लगा ले कि नागानाड़ी जैसे इलाके से उठाकर एक माजूर को मुट्ठी लाकर वेरिफिकेशन करानी पड़ी। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के बाकी जिला में भी दूर दराज से लोगों को फोटो स्टेट दुकान पे, जहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्यूटर ऑनलाइन होता था, जहाँ पर पोर्टल पर जो है वो ऑनलाइन किया गया,
लेकिन जब महकमा से इस बारे में हम बात करते हैं, मैं गुज़श्ता दिनों 2 बार कमिश्नर शक्ति साहिबा से मिला, तो बिल्कुल पेंशन मिल रही है, ऐसी ग्राउंड लेवल पे कोई बात नहीं, हमारी बात जो है वो सुनी नहीं जाती। और फिर बदकिस्मती की ये बात है कि जब अभी एक दोबारा से लिस्ट जारी हुई जिससे ये कहा गया कि अगर 50 आदमी की पेंशन उसमें लगी है और 10 आदमी वेरीफाई के लिए वो जाके चेक कराएं उसी दुकान पे जिससे उसने ऑनलाइन करवाया है। कहने का मकसद के हमें वेरिफिकेशन के बहाने गुज़श्ता 1-2 साल से इतना तंग और परेशान किया हुआ है महकमा ने, जिसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। हमारे माजूरों के हम तो चाहते थे कि हमारी पेंशन जो बढ़ाई जाए, लेकिन बढ़ाने के बजाय इस सरकार जो परेशानी आ रही है हमारे माजूर तबका को, वो बहुत ज्यादा दूर दराज से लोग चल के आते हैं जब बैंकों में, जब ऑनलाइन करवाने, यूडीआईडी कार्ड बनाने। अच्छा फरीद साहब ये तो मुश्किलात हैं, दूर दराज इलाकों से लोग सरकारी दफ्तरों तक आते हैं, मुश्किलात रहती हैं। मुतलका डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी साहब भी इस मामले में काफ़ी संजीदा नजर आए हैं और इस हसास मामले पर उनने पहले भी कार्रवाई का यकीन दिलाया था। दोबारा आपने उनके नोटिस में मामलात लाए हैं, क्या कहा गया है और जो महकमा सोशल वेलफेयर है उनका क्या स्टेक है इस पर, वो क्या कुछ कह रहे हैं? आसिफ भाई, असल में मैं आपको कह रहा क्यों, क्या डिप्टी कमिश्नर साहब जब जाते हैं तो वो तो जरूर यकीन दहानी भी देते हैं और महकमा को मुबारक भी करते हैं जी। लेकिन महकमा सिर्फ ये पुंछ की बात नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर में 6 महीने में बहुत कम लोगों को 1,000 रुपया पड़ा। कहने का मकसद जिस लोगों को गुजारा इसी पेंशन पे है तो लोग क्या करेंगे, बढ़ाने के बजाय तंग किया गया, परेशान किया गया। लोगों ने सूद पे पैसा उठा के वेरिफिकेशन करवाई। कहने का मकसद फोटो से जो वेरिफिकेशन वहाँ पे कंप्यूटर पे होती है, नागपुर का 150-200 रुपया खर्चा आता है अगर उसके एक चक्कर लगा, लेकिन हमारे माजूरों को कई चक्कर लगाएंगे, उसके बावजूद भी महकमा जो है वो बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। इतना ही नहीं, मैं कमिश्नर शक्ति साहिबा से शिकंबंदा जी से 2 बार मिला और उन्होंने भी यकीन दहानियां दी। महकमा का मुझे लगता है कि अंदरूनी ऐसा फर्ज है जिसकी वजह से ये हमारे माजूर के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर पुंछ जो है वो कहते हैं मैं रात दिन बना हूँ, लेकिन जमीनी सतह पे हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, चाहे वो पुंछ की बात हो बाकी जगहों की बात हो। लेकिन कहने का डीसी साहब तो अपनी तरफ से कह रहे हैं, पर एक जिले का नहीं है, पूरी जम्मू कश्मीर का मसला है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारी जो बकायाजात जो पेंशन है, मैं हमेशा ये आवाज बुलंद करता है कि सबसे बड़ा प्रोग्राम डिसेबल डे जो है वो पुंछ में मनाया जाता है 4-5 सालों से। मैंने कोशिश की कि हम इंतजामिया जहाँ अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन इस बार हमने ये फैसला लिया है कि अगर हमारी बकायाजात पेंशन हमारे माजूर अफराद को जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं अदा की गई, वेरिफिकेशन के बहाने हमारे लोगों को तंग और परेशान किया गया, तो हम जो है माजूरों का आलमी दिन जो है वो नहीं मनाएंगे, वो ना मनाने का फैसला किया। अच्छा मुझे एक आखिरी चीज बताइएगा फरीद साहब, ये तो पेंशन से जुड़े मामलात, हम कोशिश करेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब से भी इस पर बात हो और उनका भी वर्जन लिया जाए कि परेशानियां कहां पर इंतजामी सतह पर आ रहे हैं। पैसे की वैसे कोई कमी ट्रेजरी में है नहीं, लेकिन जो केसेस पेंडिंग है इस ताल्लुक से हम जरूर उनसे बात करेंगे। एक आखिरी चीज मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने रोजगार के हवाले से भी बात की है और आदादोशुमार पेश किए हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितनी खवातीन हैं, कितने बच्चे माजूर हैं। हुकूमत का एक मंसूबा था 4% रिजर्वेशन देने का, जिसके तहत 4th क्लास नौकरियां भी फराहम की जानी थी, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक बदकिस्मती से अभी तक इंतजामिया इस पर भी खरा नहीं उतर सकी है, काम नहीं हो सका है। ये 4% रिजर्वेशन का क्या असल में मकसद था और कितने एक लोग आपकी नजर में आपके इस इलाके के अंदर या खित्ते के अंदर इससे मुस्तफीद हो पाए हैं? देखिए, जैसे आपने आदादोशुमार बयान किया है, जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हमारा 4% है ये सिर्फ कागजी है, जमीनी सतह पे ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम माजूरों का आलमी दिन मनाते हैं तो उस पर अपनी ये डिमांड्स हम जरूर जो है सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन इंतजामिया के दौर में माजूरीन के साथ, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो पेंशन होल्डर हो, चाहे हमारी ओल्ड एज बुजुर्ग हो, हमारी बहनें हो जो विडोज हैं, इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इनके साथ एक ही इस गवर्नमेंट ने किया है कि दफ्तरों के चक्कर गुज़श्ता 3 साल से लगातार लगा रहे हैं अपनी वेरिफिकेशन कराने के लिए, लेकिन अभी भी वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं हुई। जहाँ तक पढ़े लिखे तबके का सवाल है, हमारे माजूर अफराद इतने अनएम्प्लॉयड
करके लोग बैठे हैं, लेकिन जब ये 4% की बात आती है तो ये कानून पे कहीं भी किसी के लिए भी आज तक फायदेमंद नहीं हुआ। और एलजी इंतजामिया ने आज तक कोई ऐसा ठोस इकदाम जो है वो हमारे माजूर तबके के लिए नहीं उठाया। ये बड़ा अफसोस है हमें, और हमारे माजूर जितने भी पढ़े लिखे हैं वो भी इस वक्त परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चाहे आप जम्मू सूबे के अंदर देखें या कश्मीर सूबा के अंदर देखें, माजूरों के साथ हर जगह नाइंसाफी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद मलिक साहब, चेयरमैन पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम। और ख़ास बात यह है कि माजूर अफराद की जो एसोसिएशंस हैं, जो तंजीमें काम करती हैं और महकमा समाजी बहबूद की जानिब से जो इकदाम उठाए जाते हैं, कहीं पर मनफी असरात उसके मुरतब नज़र आते हैं, कहीं पर मुस्बत इकदाम होते हैं, उस सारे मामले पर हमेशा नज़र रखते हैं और इनसे कुछ जानकारी लेना ज़रूरी था क्योंकि मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। और पेंशन से जुड़े मामलात या 1000 पेंशन वक्त पर क्यों माजूर अफराद को नहीं मिल रही है इलाकों के अंदर, खित्ते के अंदर, और राजौरी पुंछ से इस तरह की शिकायतें हैं, जम्मू से शिकायतें थी, इसी तरीके से शुमाली और जनूबी कश्मीर से भी शिकायतें हमारे प्रोग्राम के ज़रिए हम तक पहुँची। और इस पर हमारी कोशिश रहेगी कि इंतज़ामिया भी अपनी बात ज़रूर सामने लाएगी, वो भी इस पर स्टेक जो है ऑफिशियली वो भी लेने की कोशिश करेंगे जिला तरक्याती कमिश्नर से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब जरा सिक्योरिटी के हवाले से भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के एहलकार चौकस नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 बैक टू बैक हमले हुए हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा से अहम खबर, जहां आज नामालूम अफराद ने गैर मकामी मजदूर पर फायरिंग की और बाद में पुलिस ने तस्दीक की कि ये भी मिलिटेंट इस इलाके के अंदर इस मकामी शख्स को गोली मारकर जख्मी कर चले गए। यहाँ से इस शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया तो इसकी मौत हो गई। नोपारा तुमची का इलाका है जहां पर फायरिंग का ये वाक़ा पेश आया और इस शख्स की शनाख्त जिसकी मौत हुई है उत्तर प्रदेश के मुकेश के तौर पर हुई है। मकामी लोग जो यहाँ रह रहे हैं उन्होंने भी इस वाक़े से हमारे साथ बात की, लेकिन उन लोगों की बात सुनना ज़रूरी है जो गैर मकामी लोग हैं, जो यहाँ पर ब्रिकलिंस में भी काम करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं, या फिर जिस शख्स की जान गई है उसके साथ जो बाकी लोग थे। उनमें से एक साथी ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा आदिल के साथ बात की और तफसीली बयान देते हुए उसने कहा कि सब्जी लेने ये शख्स गया था, वापसी के दौरान इसे टारगेट किया गया और इसके बाद बड़े पैमाने पर इलाके के अंदर कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। सीआरपीएफ की जानिब से फौज और एसओजी के एहलकार भी इस इलाके के अंदर काफ़ी वक्त तक प्रोएक्टिव नजर आए, सरगर्मी नजर आई, लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक किसी की गिरफ्तारी या किसी की हलाकत की तस्दीक नहीं की गई है। मगर ये ज़रूर है कि 24 घंटों के दौरान ये दूसरा इस तरह का हमला है। 24 घंटे पहले भी इसी तरीके से नॉर्मल सिचुएशन थी, लेकिन अचानक खबर आती है कि श्रीनगर के ईदगाह के इलाके में, जहाँ पर आपको याद होगा कि एक शख्स को जो कि पुलिस ऑफिसर था उसको टारगेट किया जाता है और इसके बाद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कल भी चला, कल श्रीनगर के अंदर, और आज जाकर ये ऑपरेशन जो है वो चला है तुमची में जो वाक़ा पेश आया जिसमें गैर मकामी मजदूर मारा गया। वहाँ हम लोग काम कर रहे थे और ये सब्जी लेने के लिए यहाँ चौक पर आए थे और जब सब्जी लेके वापस जा रहे थे तो ये हादसा हुआ सर। कितने दिनों से आप यहाँ पे थे, कितने लोग थे? हम लोग तो मान चलो 35 लोग के आसपास हैं, जितना भट्ठे पर सेट है 35 लोग हैं। ये जो इसका नाम क्या है? इसका मुकेश नाम है। कहाँ रहता है? कितने टाइम से यहाँ पे? वो हो गया लमसम यही यार 4-5 महीने के आसपास। इससे पहले भी आप यहाँ आते थे? इससे पहले तो हम लोग हर साल आते हैं। और कभी आपको इस तरह का ना कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी पहले नहीं हुई, बस तो ये पहला हादसा है। इन दिनों में कोई जो वाकई लोग हैं उनमें डर का माहौल? अब डर का माहौल तो रहेगा जब आपस का आदमी के साथ ऐसा हादसा हुआ है तो डर हर किसी के अंदर बनेगा। को बहुत करीब से देखा है तुमची के अंदर, यानी पुलवामा के इस नवपुरा इलाके के अंदर जब मिलिटेंटों की जानिब से फायरिंग की गई। शुरुआती दौर में नामालूम अफराद बताए जा रहे थे, बाद में पुलिस की जानिब से भी एक्स पर इसकी जानकारी दी गई कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से। इस वाक़े के साथ साथ कल भी एक वाक़ा पेश आया, लेकिन बात जरा यहाँ पर डीजीपी दिलबाग सिंह के हवाले से, जिनका कल आखिरी दिन है और ये सर्विस के आखिरी 24 घंटे हैं। एक तवील मुद्दत तक जम्मू कश्मीर के अंदर खिदमात रहीं, इन 24 घंटों के बाद वो सबकदोश हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे।
परसों 1 नवंबर को आप देखेंगे कि RL सवेन जम्मू कश्मीर के नए पुलिस सरबराह के तौर पर जिम्मेदारी संभाल लेंगे। वजारत दाखिला ने अहकामात पहले ही जारी कर दिए हैं। मैं हमेशा पुलिस फोर्स के साथ खड़ा रहूंगा। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं पीछे हट जाऊंगा, आज बयान देते हुए दिलबाग सिंह नजर आए। इतना ही नहीं, साथ साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूत बनाने के लिए जदीद आलात के हवाले से जो इकदाम उठाए गए हैं, इस पर भी बात की। जदीद आलात जो मुतारिफ कराए गए हैं। और श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में आपको याद होगा कि कल एक तशवीशनाक वाक़ा पेश आया, जहां पर एक इंस्पेक्टर को टारगेट किया गया ईदगाह के अंदर। मसरूर अहमद जो इंस्पेक्टर थे, उनको करीब से फायर करके जख्मी किया गया। तशवीशनाक हालत में इस वक्त अस्पताल में हैं। उनके मामले पर भी सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि ऐसे मामलात पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, तहकीकात होती हैं, लेकिन इन केसेस को बिल्कुल भी हल्के में या फिर कमजोर केसेस समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए। गैर संजीदगी का मुजाहिरा हम कहीं नहीं करते, हल्के में किसी चीज को नहीं ले सकते। मोहतात रहना होगा, क्योंकि धमकियां बदस्तूर मिल रही हैं इस तरह के हमले करने की। कल क्रिकेट के मैदान में दूसरे ओहदेदारों के साथ ये शख्स खेल रहा था, फिर उसके बाद अचानक वापस जाते हुए फायरिंग उस पर होती है। उस वाक़े के साथ साथ दीगर मामलात पर भी बात कर रहे थे। और आज 43 के करीब पुलिस फोर्स को मजीद बेहतर बनाने के लिए जदीद आलात का जो मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है, 160 जदीद गाड़ियां लॉन्च की गई और इन्हें PCAP के तहत 43 थानों में तैनात किया जाएगा, जिसका मकसद थाने के तहत आने वाले इलाकों में मिलिटेंसी का खात्मा है। DGP दिलबाग सिंह जो बात कर रहे थे, जो कल सबदोश हो जाएंगे। I'm with the force and I'll always be with the force. देखिए, policeman is always a policeman and I've been a policeman for 37 years, तो मैं तो पुलिस वाला ही रहूँगा, पहली बात है। दूसरा ये कि सारी हमारी टीम है, फोर्स है, मेरा प्यार रिगार्ड इनके लिए हमेशा रहेगा। फोर्स आज की तारीख में आई वुड से कि जैसा आपने देखा, ये काफिला गाड़ियों का 160 के करीब गाड़ियों का काफिला आज जो लॉन्च हुआ, थोड़े ही दिन पहले हम लोगों ने जो जीरो टेरर प्लान के तहत, ऑपरेशन ओकैप्स के तहत गाड़ियाँ लिथपुरा में सेकंड फेज़ की लॉन्च करी, उससे पहले फर्स्ट फेज़ की लॉन्च करी। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरतें अमन की रखवाली करने के लिए हैं। अमन को बहाल करना अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी चुनौती है, मगर अमन बहाल हो, उसकी रखवाली करना अपने आप में उससे बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि आज हम सक्षम हैं, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत हैं, फोर्स की तादाद, फोर्स का मनोबल, फोर्स की ट्रेनिंग, हर लिहाज से हम सक्षम हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये फोर्स हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। मेरे लिए ये हमेशा खुशी की बात रहेगी। Sir, what is the update on yesterday's case of terror incident? One of our officers, he stays in that area. He had gone out and tried to have fun with the people. He was playing in a cricket ground with a team of officers. Then he got a hit from A&Es. He's injured. He's recovering. He's in the hospital. We have to be cautious. Threats are still around and we can't take our lives so lightly. We have to be careful, we have to be cautious, and I pray that he would come out of it. Sir, recently you have been to the Keran and Kupwara for the survey. So how do you see the LC panning out at present when the winter is about to begin? See, our arrangements on the LC and the IB both are firmly in place. Keran, I had a look Karna on before this. Our troops deployed there are having very high morale and they're covering every inch of our land. The day I went, we had an encounter in Machal area wherein 5 terrorists were killed. Today again an encounter is going on and we will be getting the update on. बात कर रहे थे और कल उनका आखिरी दिन है और उससे पहले श्रीनगर के अंदर, उसके बाद जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी, जहां पर हाल ही में शहीद DSP जो आपको याद होगा कोकरनाग एनकाउंटर के दौरान उनकी शहादत हुई थी, उनके नाम पर भी एक पुलिस थाने का नाम किया गया। तो जदीद आलात पुलिस फोर्स में तैनात करना या उन्हें फराहम करने का सिलसिला भी जारी है। उस ताल्लुक से DGP दिलबाग सिंह बात कर रहे थे, जो 24 घंटे आखिरी जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर बतौर DGP या पुलिस चीफ इस वक्त निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के आखिर में आपको जम्मू लिए चलते हैं। जम्मू में महकमा बिजली पर सवालिया निशान है और महकमे की गफलत जारी के सबब हजारों लोग इस वक्त परेशान हैं। जो कंज्यूमर्स हैं या सार्फिन हैं, वो सख्त तशवीश में मुब्तला हैं क्योंकि वक्त पर उन्हें बिजली के बिल नहीं मिल रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर्स मुतलका हुकाम की जानिब से या JPDCL की तरफ से या PDD महकमे की तरफ से जारी तो किए गए हैं, लेकिन ये भी किसी काम नहीं आए और यही वजह है कि आज गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे अनिल शर्मा ने मुतलका हुकाम के साथ बात की, क्योंकि पहले मकामी लोग स्मार्ट मीटर्स पर सवाल उठा रहे थे और 24 घंटों ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और व्हाट्सएप
नंबर्स दिए गए उन पर किसी तरह का सार्फिन को जवाब नहीं मिल रहा है जिससे वो मुतमईन हो सकें, और ये हेल्पलाइन जो है वो बेकार होती नजर आई हैं। इतना ही नहीं, ई कंप्लेंट का सिस्टम जो पोर्टल के जरिए था, व्हाट्सएप के जरिए था, या बाकी जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स थे जहां शिकायत की जा सकती थी, बिजली का बिल वक्त पर ना मिलने से जेपीडीसीएल के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। मकामी लोगों की बात सुनते हैं और उसके बाद ऑफिशियल्स की बात भी आपको सुनाएंगे। आपने पुराने दिनों की याद दिला दी। अभी भी मुझे जो नारे गूंज रहे थे वो कानों में सुनाई पड़ रहे हैं। गली गली से, चौक चौक से, बाजारों बाजारों से इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने, जो एडम साहब हैं हमारे एलजी साहब, इन्होंने लाइटली लिया और उस एजिटेशन को क्रश करने का प्रयास किया। लेकिन हम लोगों की आवाज़ तब भी बुलंद थी और हम लोगों की आवाज़ आज भी बुलंद है। स्मार्ट रीडर के रिगार्डिंग इन्होंने स्मार्ट मीटर लगा दिए। कितनी नॉनसेंस की है कि एक एक खंबे पे 8-8 मीटर लगा दिए हैं। कोई एक को शॉर्ट होता है तो सब के सब जल जाते हैं, और जो बेचारे जो डेली वेजर ऊपर चढ़ते हैं उनकी लाइफ को भी रिस्क रहता है। लेकिन हमारी एलजी गवर्नमेंट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनको सेंटर से आशीर्वाद मिला हुआ है कि जम्मू के लोगों को तंग करो जा कर के। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्मार्ट मीटर इन्होंने हैंग कर दिए खंबे पे, जो घरों के बाहर लगा दिए। ना आप रीडिंग चेक कर सकते हो, ना आप सेटिस्फाई हो सकते हो इनकी कारगुजारी से। नतीजा आज के दिन में लोगों के दिल में जो रिजेंटमेंट इस बिजली ऑफिस के मुताबिक और सेंट्रल गवर्नमेंट के और मोर ओवर कंसर्निंग हमारे एलजी साहब के ऊपर जा रही है, वो शायद आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। जब के स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से हम लोग बहुत परेशान हैं। एक तो बिल की बढ़ोतरी हो गई है, जो पैसे पहले आते थे इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स पे वो उससे ज़्यादा हो गए हैं। चलो वो भी एक साइड है। अब ये बिल नहीं आ रहे। कई मेरे बाज़ार में ऐसे दुकानदार हैं जिनके 2-2, 3-3 महीने के बिल नहीं आ रहे, और दफ्तर वाले क्या उनके पास जाते हैं पूछने, वो कहते हैं जी ये विंग ही अलग है और आप वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, जिसके कारण एक आदमी आम हरास हो रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही है पावर कट की, जबकि स्मार्ट मीटर लगे हैं, इन्होंने बोला था कि आप बिजली कट नहीं लगेंगे, मगर जब से ये स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से कट की हद ही ख़त्म हो गई है। लोगों के इन्वर्टर काम करना छोड़ गए हैं। और ये तो मैं कह सकता हूँ, हम तो पहले भी इसके खिलाफ थे और आज भी खिलाफ हैं। कोई इनका सिस्टम नहीं है कि लोगों को जो बेनिफिट दे सकें, उल्टा ये नुकसान लोगों के सर पे एक बोझ लाद दिया इन्होंने। वो बिल लेके कहाँ जाएगा? उसके पास बिल आएगा तो वो पेमेंट देगा ना। चलिए, ये तो मकामी लोगों की बात थी जो नाराजगी काफी ज्यादा जाहिर कर रहे हैं, और ताजिर थे, मकामी कारोबारी हैं, उनकी बात आपने सुनी। लेकिन दूसरी तरफ मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा से बात की, शिव अनायत अतियाल, जो कि बतौर एमडी जिम्मेदारी संभाले हैं, उनकी जानिब से इन दुकानदारों के या जो जम्मू की जनता के सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश हुई। प्रोग्राम के आखिर में इस गुफ्तगू के साथ आपको मैं छोड़कर जाऊंगा गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा अनिल शर्मा से जम्मू में आज एमडी की, और इन तमाम लोगों के सवालों के जवाब दिए कि आखिर मुश्किलात कहां पर आ रही हैं। गुलिस्तान न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर पावर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो शिव जी हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत है गुलिस्तान से बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले अहम सवाल, जम्मू कश्मीर की आवाम वो लगातार तराही-माम हो रही है और कई सारे सवाल उन्होंने हमसे पूछे हैं, और उनका ये कहना है कि विभाग से पूछिए कि आखिर लगभग 4 महीने हो चुके हैं कि इन लोगों को बिल नहीं पहुँचे हैं, ग्रीवेंसेस नहीं सुनी जा रही हैं, और जो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, ऐसा ब्लैंकेट तो नहीं है। मतलब कहीं कहीं पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं और उसमें कुछ टेक्निकल मतलब उसमें काफ़ी जगह पे जो हम देख रहे हैं कि कहीं कस्टमर एंड पे भी कुछ इश्यूज हैं। मतलब जैसे एक इशू आ रहा है कि कई जगह पे बिल्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो उसमें वो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि पुराने ड्यूज़ क्लियर्ड नहीं है। कुछ जेन्युइन भी हैं, मैं उसमें भी एग्री कर रहा हूँ, पर कई जगह पे ऐसा है कि पुराने एक पॉइंट ऑफ टाइम तक जब ड्यूज़ क्लियर नहीं होते हैं तो फिर वो अगले बिल्स जनरेट होने में दिक्कत आती है। तो इस तरह के इश्यूज़ भी हैं। तो बाकी कॉल सेंटर पे भी हमारा पूरा मैन पावर हमारी लगी हुई है। हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हमने कॉल सेंटर के अलावा भी दिए थे सब डिविजन्स में, एईज़ के 24 आवर मोबाइल नंबर्स, पर्सनल नंबर्स भी दे रखे हैं मीडिया में। देर ऑल एक्टिव राइट नाउ।
बाकी जो कंप्लेंट्स बाकी हमने इनफैक्ट जब ये अगस्त सितंबर में काफ़ी इश्यूज़ बने थे स्मार्ट मीटर्स के, तब हमने बैक एंड पे भी बहुत इसमें करेक्शंस की थी, तो आप ने खुद ही देखा होगा काफ़ी उसमें कंप्लेंट्स कम हो गई थी। बट यदि कोई जनरल कोई चीज़ हमारे संज्ञान में आती है तो डेफिनेटली वी विल मेक श्योर कि उसको सही किया जाए। सर, स्मार्ट मीटर्स को लेकर अभी भी जनता के बीच में आप किस तरह से देख रहे हैं? जो पहले कंप्लेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अब वो उन कंप्लेंट्स को लेकर जनता का किस तरह से आप अपनी तरफ रुझान देख रहे हैं? क्योंकि वैसा वाला एक प्रदर्शनी दौर ख़त्म हो चुका है, जनता इसको धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। देखिए, एक्चुअली एक जो मेजर शिकायत थी, मतलब जो एक शिकायत कहें या एक धारणा जो बन गई थी कि स्मार्ट मीटर तेज़ चल रहा है, तो हमने विभागीय रूप से, डिपार्टमेंटल रूप से बहुत प्रयास किया है कि उस चीज़ को क्लियर किया जाए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, ताकि जनता को भी तसल्ली हो जाए और हम भी डबली एश्योर हो जाएं कि जो मीटर्स हैं वो बेस्ट स्टैंडर्ड्स में बनाए गए हैं और उसमें कोई भी तेज़ चलने का प्रश्न नहीं उठता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ये मैसेज देने में सफल रहे हैं और जो मीटर्स हैं कि वो तेज़ चल रहे हैं, ऐसा जो भ्रम था वो काफ़ी हद तक थम गया है। दूसरी बात जो एक बहुत बड़ा इशू था वो था कि पुराने बिल्स जो अनपेड बिल्स थे, जब वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं मतलब स्मार्ट मीटर में, और उसमें जैसे पहले भी बात हुई थी कि कई बार रिटर्न जो रीडिंग्स होती है रजिस्टर में और मीटर रीडर की डाटा में और असली में जो रीडिंग होती है उसमें फ़र्क आता है, तो एकदम बिल बहुत ज़्यादा दिखता है। तो उसका भी हमने एक निराकरण कर लिया है कि वो मीटर में अब लोडिंग नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंटली उसको करेंगे, तो उससे काफ़ी शिकायतें कम हुई हैं। एक इशू था कि जो 3 महीने का 2 महीने का बिल आ रहा है, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% रिजॉल्व हुआ है। हमने उसमें बहुत प्रयास किया, उसमें मतलब लगभग मैं बताऊँगा 40,000 केसेस थे अगस्त में जहाँ पर बिल्स मल्टीपल महीनों के आ रहे थे लोगों के, तो वो हम आज की डेट में 1,500 पे ले आए हैं नंबर को। और उसमें भी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ कई बार मतलब होते हैं, तो उसको केस बाय केस देखना पड़ता है, तो उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं समझता हूँ कि हम मतलब जो हमारा एक प्रयास है जनता को मैसेज देने का कि ये किसी भी प्रकार से आपको असुविधा देने के लिए नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म में सुविधा देने के लिए है और बिजली की चोरी रोकने के लिए है, ताकि हम आपको और 24 घंटे बिजली दे सकें। सर, एक अहम सवाल और आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि हम जनता के लिए हैं और प्रतिबद्ध हैं और उनको बेहतर सेवा प्रदान कर पाएँ, इसमें अहम कड़ी है जो आपके टोल फ्री नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं या ई पोर्टल जो है, उनको लेकर अपग्रेडेशन किस तरह से आप मैन पावरिंग की कर रहे हैं और इसी के साथ साथ अंतिम में संदेश क्या देंगे जम्मू कश्मीर के लोग? अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली देखिए, हमारा टोल फ्री नंबर 1912 है, जो एक्चुअली राष्ट्रीय स्तर पे भी हर बिजली कंपनी का नंबर रहता है। बट जैसे कि टेक्निकली एक टाइम पे वो 8 लाइन ही वो ले सकता है, तो हमने अभी ये प्रस्ताव रखा है कि उसको हम और बड़ा मतलब कैपेसिटी करें, ताकि अगर ज़्यादा फ़ोन आए तो फिर हमारे पास पूरा उसका सिस्टम रहे। तो वो अभी नेक्स्ट बजट जो मार्च अप्रैल में आएगा उसके अंदर मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि उसको लाएं। मीनवाइल हमने एक और सिस्टम भी अपना लोकल डेवलप किया था कि हमारे सब डिविजन्स में, जैसे सिटी के अंदर 15 हमारे सब डिवीज़न आते हैं, तो सभी में एक एक नोडल ऑफिसर का नंबर हमने पब्लिक किया था, मोबाइल नंबर, कि उनको व्हाट्सएप, मोबाइल, SMS से भी आप अप्रोच कर सकते हैं और एक एक शिकायत का हम डाटा यहाँ पर अपने पास भी इवेलुएट करते हैं कि कोई भी शिकायत अनअटेंडेड ना जाए। उससे भी रिस्पांस अच्छा गया है। बाकी मैं ये बात मानता हूँ कि हमें अपनी जो क्षमता है उसको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर कस्टमर केयर अच्छा देना तो हमारे पास मतलब मल्टीपल लाइंस की फैसिलिटी होनी चाहिए और एक और बड़ा कॉल सेंटर होना चाहिए, जिसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। और जनता को जो मैसेज की बात है कि हमारा आप सबने बहुत सपोर्ट किया है, मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि जो पूरा कैंपेन था उसमें मीडिया ने भी बहुत हमें हेल्प किया और जागरूकता फैलाने में और जो भ्रम थे उसको हटाने में। और अब ये सपोर्ट आपका हम कायम रखें, तो कुछ जितना जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना फिर हम आगे बढ़ेंगे और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाकर आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा है कि हर एक बेहतर सुविधा हम आवाम को प्रदान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से नमस्कार।